बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 1 है पीपीएससी के इंग्लिश की लेक्चरशिप की प्रिपरेशन के लिए। लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड या डार्क एजेस जिसे इंग्लिश लिटरेचर की कहा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर यहाँ से द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिगिंस फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन एज। आप ये देखें कि एंग्लो सैक्सन एज है क्या। इसको डार्क एजेस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एंगल्स एंड सैक्सन नाम के दो ट्राइब थे, इनका ओरिजिन जर्मैनिक था। तो पहला क्वेश्चन इसमें से ये बनेगा कि एंगल्स और सैक्सन्स जो थे कौन थे। तो ये दो ट्राइब्स थे, इनका दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इनका ओरिजिन कहाँ पे था। ये जर्मैनिक ट्राइब्स थे और ये कब इस टेरिटरी में दाखिल हुए जिसे हम मॉडर्न इंग्लैंड या ब्रिटेन कहते हैं। तो ये बात है तकरीबन 450 की, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे 450 में। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड और द एंग्लो सैक्सन पीरियड और द डार्क एजेस रिफर्स टू द लिटरेचर। ये उस लिटरेचर को रेफर करते हैं प्रोड्यूस फ्रॉम द इन्वेजन कहते हैं अटैक को of Celtic England by Germanic tribes in the first half of the 5th century to the conquest of the England in 1066 by William the Conqueror of Normandy। तो एंग्लो सैक्सन एज जो है या डार्क एजेस जो है वो सन 670 से हम इसके लिटरेचर का जो हमें रिकॉर्ड मिलता है। वैसे तो इनका जो हमला था, जो इन्होंने इसको इन्वेड किया था ब्रिटेन को, वो 450 में था, लेकिन लिटरेचर में रफली हम जो एज कहते हैं वो 670 से 1066 तक है और इसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड या डार्क एजेस भी कहा जाता है। और इसका एंड कब होता है? एंड उस वक्त होता है कि जब इंग्लैंड पर 1066 में सन 1066 में फ्रांस यानी नॉर्मंडी का जो बादशाह विलियम था, जिसका नाम था विलियम द कनकरर, विलियम फातेह, उसने जब कब्जा किया तो वहाँ से फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड बिगेन होता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात ये देखिएगा, ये टाइमलाइन है आपकी स्क्रीन पे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं ये देखें। 537 इम्पोर्टेंट डेट है। जो ऊपर वाली डेट्स आ रही हैं वो इंग्लैंड की हैं और नीचे जो है वो नज़र आ रहा है आपको वो वर्ल्ड में उस वक्त क्या होगा। 537 में आर्थर लेजेंडरी किंग ऑफ ब्रिटेन डाइज। ये लेजेंड्स ऑफ किंग आर्थर बहुत मशहूर हैं, जिस तरह हमारे यहाँ सलाउद्दीन अय्यूबी की बहादुरी के वाक़यात बहुत मशहूर हैं। तो हर कल्चर और हर जो सिविलाइजेशन है उनके अपने हीरोज़ होते हैं। तो वहाँ पे जो किंग आर्थर के जो लेजेंड है और ये लिटरेचर का हिस्सा है, ली डी मॉर्ट आर्थर, अभी एक बुक मैंने जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसमें डिस्कस की थी कि वो फ्लोरी है शायद, उसने लिखी थी, इसके लेजेंड्स थे। तो यहाँ से भी लिटरेचर में इसका जिक्र बहुत ज़्यादा आता है। फिर आप देखें कि ये लोग एंगल्स एंड सैक्सन्स जो थे ये जर्मैनिक ट्राइब्स थे। 1664 में आप देखें कि ब्रिटिश क्रिश्चियन चर्च इज़ यूनाइटेड विद रोमन कैथोलिक चर्च। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने एंगल्स एंड सैक्सन नाम के जो ट्राइब्स थे इनको क्रिश्चियन बना लिया और दे बिकेम क्रिश्चियंस, दे कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। उसके बाद आप नीचे वाली टाइमलाइन पे आए। नीचे वाली जो टाइमलाइन है, अच्छा अब आप ये देखिए कि जब ये डार्क एजेस की बिगिनिंग है 537 में डार्क एजेस हैं, तो उसी वक्त 517 में आप देखें कि चाइना में ये वो ज़माना है किंग आर्थर का जब चाइना में बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ये बड़ी स्ट्राइकिंग कोइंसिडेंस है। और अभी इस्लाम इसके बाद आएगा, अभी इस्लाम को इसके बाद आएगा। उसके बाद आप देखें कि वेनरेबल बेडी द अर्लीस्ट इंग्लिश हिस्टोरियन इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर इज़ बॉर्न। उसकी बर्थ की तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी जो वर्क होगा उसकी इम्पोर्टेंस है। और ये एक वर्क है इसका 731 में, इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल बाय वेनरेबल बेडी। वेनरेबल बेडी जो एक बंदे का नाम है और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम इक्लेसियास्टिकल कहते हैं, मजहबी तारीख अंग्रेज़ों की। और उसके बाद ये आप देखें कि एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल कहते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को, ये 852 में लिखा गया और अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये किस किस ने लिखा था। उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देखें 449 है, ये 449
और इसमें जर्मैनिक ट्राइब्स इन्वेड इंग्लैंड, ये वही वाली बात है जो ऊपर भी डिस्कस शायद हो गई। फिर सेंट ऑगस्टिन इस्टेब्लिश मोनेस्ट्री इन कैंटरबरी, जानते ये वही कैंटरबरी है, चौसर वाली प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी में वो एक रिलीजियस स्कूल मदरसा टाइप का जो है सेंट ऑगस्टिन वो कायम करता है। ये 597 की बात है, ये भी डार्क एजेस की बात है। डेनिश की ये नहीं है। एल्फ्रेड द ग्रेट, ये 871 में किंग एल्फ्रेड द ग्रेट जो है वो आता है। तो इसको अभी हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो ये स्क्रीन पे, इस्लाम भी जो है ये 570 के करीब जो है द फाउंडर ऑफ इस्लाम इज़ बॉर्न इन मक्का द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये यहाँ पे एक डेट आ रही है, इसको मैं ज़रा दूसरी स्क्रीन पे देखता हूँ। तो अच्छा, ये क्या डेट है। तो अब आपको ये समझ आ गई कि एंग्लो सैक्सन पीरियड की जो टाइम लाइन है उसमें इम्पॉर्टेंट बातें क्या थी। इनमें से चांस तो कम है जो MCQ बनने का, सिर्फ ये बन सकता है, ये जो वेनरेबल बेडी वाला है, इक्लेसिस्टिकल हु रोट द बुक इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, ये वेनरेबल बेडी ने लिखी थी। डेट आने का भी चांस कम ही है, बस वेनरेबल बेडी और इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश आप याद रख लेंगे। और इसमें आप लोग और याद रखेंगे, बस मेरा ख्याल है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट डेट है कि जर्मैनिक ट्राइब्स जो एंगल्स एंड सेक्शंस थे उन्होंने कब इंग्लैंड को इन्वेड किया, यानी अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया। तो ये दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और ये 1664 वाली क्वेश्चन बन सकता है कि कब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, और नेक्स्ट देखते हैं कि जो एंग्लो सैक्सन एज थी या जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था, उस पीरियड का डोमिनेंट लिटरेचर का जो जॉनरा था वो क्या था। लिटरेचर इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन जो ट्राइब्स थे उनकी जो फीस्ट्स वगैरह होती थी, जो बारबेक्यू नाइट्स होती थी और जो उनके फंक्शंस होते थे, वॉर के बाद जो वॉर की सेलिब्रेशंस होती थी, तो उसमें आग जला के कदीम ट्रेडिशन में लोग बैठ जाते थे दायरा बना के, और उसमें सिंगिंग, डांसिंग और म्यूज़िक टाइप की चीज़ें चलती थी। तो ये ओरल ट्रेडिशन था। अब ज़ाहिर है कोई लिखता तो नहीं था इन बातों को, ना ही कोई इंग्लिश लैंग्वेज उस वक्त तक मारज़ वजूद में आई थी। लोग टूटी फूटी जो भी अपनी कबायली लैंग्वेज थी वो बोलते थे। तो अब उनकी जो शायरी होती थी वो ज़बानी कलामी होती थी, लोग खुद ही अपनी तरफ से गाने, किस्से, कहानियाँ, फोक बैलेट्स बना लेते थे। उसको कहा जाता है कि जो लिटरेचर था एंग्लो सैक्सन एज का, जो पोइट्री थी स्पेशली, एक ही जॉनरा उस वक्त मौजूद था एंड दैट वाज पोइट्री। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एंग्लो सैक्सन एज का में लिटरेचर की कौन सी फॉर्म अवेलेबल थी, तो वो पोइट्री अवेलेबल थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या पोइट्री उस वक्त रिटन थी? नो, इट वाज मोस्टली ओरल ट्रेडिशन वाज इन प्रैक्टिस। ओरल ट्रेडिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त लिखा नहीं जा रहा था, ज़्यादातर जो था ये ओरल ट्रेडिशन था। लोग किस्से का जो पोइट्री थी, पोइम्स थी, बैलेट्स थे, सॉन्ग्स थे, वो याद कर लेते थे और वो ही एक दूसरे को मुख्तलिफ फंक्शंस में सुनाते रहते थे। अब अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो होगा कि ये जो लिटरेचर था उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, या what kind of literature was there। तो ऐसा आ सकता है, इसका एक टर्म जो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है वो है 5 प्रिंसिपल लिटरेचर। तो ऐसा MCQ आ सकता है पेपर में कि जो एंग्लो सैक्सन एज का था लिटरेचर वो कौन सा था। तो नीचे ऑप्शंस में अगर कहीं आपको 5 प्रिंसिपल लिटरेचर नज़र आए तो इसका मतलब होगा कि वो एंग्लो सैक्सन एज से ही मुताल्लिक है। और ये भी हो सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 5 प्रिंसिपल लिटरेचर। और ये जो पांचों बातें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, इनके अलावा अगर कोई बात होगी तो इसमें शामिल नहीं होगी। नंबर 1 इज़ द पर्सनल फ्रीडम। उस वक्त के ज़माने में जो पोइट्री और ट्रेडिशन में होती थी उसका जो एक सब्जेक्ट मैटर था वो पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल जो ग्लोरी थी, इंसान अपनी तारीफ़ करता था कि जी मैं फ़लाँ जंग में गया और मैंने इतने बंदों को मार दिया और मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं एक हाथ से इतनी भेड़ें उठा लेता हूँ। तो यानी पर्सनल माइट और पर्सनल जो ग्लोरीफिकेशन थी उसके बारे में बात होती थी इसमें। दूसरी थी लव फॉर नेचर, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स थे, बादल हैं, बारिश है, समंदर है, दरियाएँ हैं, झीलें हैं, वो किसी को अच्छी लगी तो उनकी तारीफ़ में कुछ पोएम
कुछ जो वर्सेस थी वो कंपोज करके किसी ने सुना दी, लोगों ने दाद दे दी। शिवलरी सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो शिवलरी थी। शिवलरी कहते हैं बहादुरी को जी, बहादुर लोगों के किस्से कहानियाँ सुनाए जाते थे और वो पोइट्री की फॉर्म में होते थे। तो कहा यह जाता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो एंग्लो सेक्सन पोइट्री का जो सब्जेक्ट मैटर था वो शिवलरी था। चौसर में भी आप देखें कि वो नाइट को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि इवन मिडल एजेस तक भी 1500 तक भी जो शिवलरी का एलिमेंट था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा कि जंगों में जो नाइट होता था। नाइट की अभी आप पिक्चर नेक्स्ट देखेंगे, एक आइडियल जो नाइट होता था KNIGHT, नाइट जो था वो इस किस्म का होता था। ये एल्फ्रेड द ग्रेट किंग है, उसकी पिक्चर है। तो नाइट ऐसे होते थे, स्वॉर्ड है, शील्ड है और ये सर पे कैप है और इसका एक पर्टिकुलर हुलिया होता था जिस हुलिये के मुताबिक वो नाइट होते थे। नाइट का मतलब होता था अ ब्रेव वॉरियर पर्सन, कबायली फौज का कोई सरदार छोटा मोटा सा जो जंग के लिए मशहूर। लव फॉर वेमेन नेचुरली ये उस सोसाइटी में भी था, और लव फॉर रिलीजन। जब इन लोगों ने 1664 में एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स ने क्रिश्चियनिटी एम्ब्रेस की, दे बिकेम क्रिश्चियंस, तो इनका जो सब्जेक्ट मैटर था पोइट्री का वो रिलीजन भी आ गया। बिब्लिकल थीम्स, बिब्लिकल आइटम्स, प्रेज ऑफ क्राइस्ट एंड मैरी, ये इसमें शामिल हुए लिटरेचर में। तो ये भी इस पोइट्री का हिस्सा रहा। ठीक हो गया जी। तो शिवलरी आपने याद रखना है, लव फॉर नेचर, लव फॉर पर्सनल फ्रीडम, लव फॉर वुमेन एंड रिलीजन। इसको हम कहते हैं 5 प्रिंसिपल लिटरेचर ऑफ एंग्लो सैक्सन एज। तो इस एंग्लो सैक्सन एज को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये बेसिस है, फाउंडेशन है। इसके बगैर चीज़ों को आप जब तक पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो उस वक्त ज़ाहिर है लिटरेचर इस तरह तो नहीं होता था जो आजकल हमारे ज़माने में मौजूद है। तो वो इट वाज पार्ट ऑफ लाइफ। एंग्लो सैक्सन पोइट्री को अगर आप देखें तो पोइट्री भी थी और प्रोज भी थी, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि डोमिनेंट फीचर जो था वो पोइट्री ही था। लेटर हाफ में किंग एल्फ्रेड और एल्फ्रिक द प्रीस्ट ने थोड़ी बहुत प्रोज भी लिखी। अच्छा जी, हमारे पास पोइट्री में वहाँ पे 2 बड़े नाम हैं, एक साइनवुल्फ है CYNE साइनवुल्फ और कैडेमन। इन दोनों के अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन कौन सा वर्क इन्होंने किया। बेसिकली इन्होंने रिलीजियस पोइट्री की, साइनवुल्फ और कैडेमन। और उस ज़माने में एक मशहूर नज़्म लिखी गई, ये एक एपिक पोएम थी जिसको बेवुल्फ कहते हैं। बाज़ औक़ात इसकी जो डेट है वो एंग्लो नॉर्मन में भी आ जाती है, तो इसको हम वेरीफाई कर लेंगे कि बेवुल्फ की जो एग्जैक्ट डेट है वो क्या है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद किंग एल्फ्रेड द ग्रेट है। एल्फ्रेड द ग्रेट जो है when was the poem Beowulf written? Your phone has no signal, so I can't help you with that at the moment. Let me check कि अभी इसको लेक्चर के दौरान ही चेक कर लेते हैं ताकि देख लिया जाए कि बेवुल्फ जो था वो कब पोएम लिखी गई। अच्छा जी, तो ये 2 पोइट्स थे, साइनवुल्फ और कैडेमन। तो ये 2 क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। 2 क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं कि ये जो साइनवुल्फ था ये कौन था, कैडेमन था ये कौन था। दोनों पोइट्स थे, कौन से एज से ताल्लुक़ रखते थे? एंग्लो सैक्सन एज से ताल्लुक़ रखते थे। और इनकी पोइट्री का जो सब्जेक्ट मैटर था वो क्या था? वो रिलीजियस थीम था। वो क्या था जी? रिलीजियस पोइट्री ये इन लोगों ने लिखी। उसके बाद हम आते हैं एंग्लो सैक्सन प्रोज पे। तो जो एंग्लो सैक्सन प्रोज थी वो किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ने लिखा। और उसने क्या लिखा? ही ट्रांसलेटेड लैटिन क्रॉनिकल्स इन इंग्लिश। क्रॉनिकल कहते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को। उसने क्या किया कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था, जो हिस्ट्री थी लैटिन में लिखी हुई, उसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। तो जाहिर है इंग्लिश में फिर लैंग्वेज बन गई, उसमें कुछ ना कुछ तो रिटन फॉर्म में आया। तो इसलिए कहा जाता है कि किंग एल्फ्रेड द ग्रेट जो है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में। उसके बाद एल्फ्रिक है, ALFERIC, एल्फ्रिक द प्रीस्ट। ये इस पे डॉट होगा, आपको कुछ नज़र थोड़ा नहीं आ रहा होगा। एल्फ्रिक है ALFERIC, एल्फ्रिक द प्रीस्ट। ये एल्फ्रिक जो था ये एक पादरी था, प्रीस्ट था, रिलीजियस पर्सन था, चर्च पर्सन था, बिलोंग टू क्लर्जी था। तो
इसमें इसने क्या किया था, इसने जो रिलीजियस सरमन थे, सरमन कहते हैं खुतबात को, जो रिलीजियस एड्रेसेस होते हैं, स्पीचेस होती है, उसको पहले लैटिन में होती थी तो फिर इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। जिस तरह हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया कि एंग्लो नॉर्मन एज में या मिडल एजेस में भी रिलीजन की लैंग्वेज लैटिन थी, कोर्ट और नोबिलिटी की फ्रेंच थी और आम लोग टूटी फूटी से इंग्लिश बोलते थे। तो ये तो उससे भी पहले का ज़माना है, अराउंड 800 और 900 का ज़माना है। तो उस वक्त जो था लैटिन में ही था, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन ये था कि इसने उसको किसमें लिखा, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दिया। अच्छा जी, ये जो पोएम है बेओवुल्फ, ये जो बेओवुल्फ है ये रफली किसी वक्त में लिखी गई। इसका जो नंबर 1 ये कि इसका जो ऑथर है वो अननोन है। ये एक लॉन्ग एपिक पोएम है इंग्लिश में, और ये समवेयर बिटवीन 700 एंड 1000 AD, यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड ही से ये बिलोंग करती है। और ये 700 से लेके 1000 के दरमियान के 300 ईयर्स में किसी वक्त ये लिखी गई। ओल्ड इंग्लिश में इसको लिखा गया था। इसमें जो बेओवुल्फ नामी एक कैरेक्टर है उसकी बैटल्स के बारे में है कि उसने कैसे कैसे जंगों में हिस्सा लिया। और इसमें लाइंस जो हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लें। 3182 एलिट्रेटिव लाइन है, इसमें एलिट्रेशन पाई जाती है, वो इसमें लाइंस हैं। और ये एक ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है इस वर्क का। तो इसकी डेट कंफर्म नहीं है और ना ही इसके ऑथर के बारे में हमें पता है कि इसका ऑथर जो था वो कौन। अब इसमें कुछ और डिटेल्स है जी, वो डिटेल देख लें कि इसका जो जॉनरा था वो फोक पोइट्री थी। जॉनरा कहते हैं टाइप को कि किस किस्म का लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था। मोस्टली जो था वो फोक पोइट्री थी। एंगल्स एंड सेक्सन्स वर 2 ट्राइब्स एज वी हैव डिस्कस्ड। Their land was called England and later it became England or Britain. Emergence of poetry कैसे हुई जी? Poetry emerged as a result of the heroic songs sung at fairs and feasts. जो मेले और दावतें वगैरह होती थी उसमें जो heroic songs, बहादुरी के किस्से गाए जाते थे, वहाँ से poetry evolve हुई. Angles and Saxons were living at the coasts of, इसमें स्पेलिंग गलत लिखे गए मुझे लगता है, COASTS होगा, coastal area, समंदरी इलाका ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क बिफोर ऑक्यूपाइंग द इंग्लैंड ब्रिटेन विच वाज पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर इन द मिडल ऑफ द 5th century. ये 450 की बात हम डिस्कस कर चुके हैं. Beowulf was a long epic poem full of adventures written by some unknown person at some unknown time, sometime in Anglo-Saxon age. अब जैसे अभी हमने डिस्कस किया 700 से लेके 1000 तक. साइनवुल्फ की है जी ये एक इम्पॉर्टेंट पोएम, क्राइस्ट्स मिनिस्ट्री ऑन अर्थ. क्राइस्ट्स मिनिस्ट्री ऑन अर्थ, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि हु रोट क्राइस्ट मिनिस्ट्री ऑन अर्थ. साइनवुल्फ एंड कैडमन ने रिलीजियस पोइट्री लिखी और सब्जेक्ट मैटर और थीम जो था वो फेथ था. उनका क्रिएशन ऑफ मैन था, फॉल ऑफ मैन फ्रॉम हेवन जो एडम एंड ईव का कॉन्सेप्ट है, द रिडम्पशन जो क़यामत के दिन होगी, एंड द लास्ट जजमेंट, फॉल ऑफ एडम एंड ईव, ये यानी रिलीजियस थीम्स थे इनके. हैरल्ड द लास्ट किंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स वाज डिफीटेड बाय विलियम द कंकरर ऑफ नॉर्मैंडी एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, यूके, ग्रेट ब्रिटेन और अच्छा इसमें क्या है कि ये एंग्लो सैक्सन एज कब खत्म होते थे. ये एमसीक्यू बन सकता है कि व्हाट marks the end of the Anglo-Saxon age and the beginning of the Anglo-Norman age. तो इसको हम कहते हैं when Harold the last king, Harold was the last king of Anglo-Saxons. He was defeated by William the Conqueror of Normandy. लेक्चर 2 में मैं तफसील से बता चुका हूँ कि नॉर्मैंडी को फ्रांस कहा जाता था. तो जब उसने फ्रांस के बादशाह विलियम ने इंग्लैंड को फतह कर लिया तो एंग्लो सैक्सन एज ख़त्म हो गई और एंग्लो नॉर्मन एज बिगन हुई. अच्छा ये नीचे देखिए इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन जो है. अच्छा अब आपको पता है कि ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में और इंग्लैंड में क्या फ़र्क है. ग्रेट ब्रिटेन या जो यूके यूनाइटेड किंगडम है उसके 3 हिस्से हैं. एक का नाम इंग्लैंड है, एक का नाम वेल्स है और तीसरे का नाम स्कॉटलैंड है. अगर हम इंग्लैंड कहते हैं तो इंग्लैंड से मुराद सिर्फ इंग्लैंड है. जब हम यूके कहते हैं या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं तो उसमें ये तीनों टेरिटरीज शामिल. अच्छा फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना ज़रूरी है वो ये कि व्हाट इज़ हिस्ट्री. हिस्ट्री इज़ द क्रॉनिकल रिकॉर्ड ऑफ द किंग्स एंड क्वींस ऑफ एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज. लिटरेचर इज़ अबाउट कॉमन पीपल. इट इज़ द
इट इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कौन से इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे। इंस्टीट्यूशन से मुराद है इदारे, मेजर फैक्टर्स, मेजर क्या चीज़ें थी मिडीवियल इंग्लैंड में। मिडीवियल में भी यही थी और डार्क एजेस में भी यही थी। शिवलरी थे जी, ब्रेवरी, आर्मी, चर्च था, डोमिनेट कर रहा था हर चीज़ को चर्च, और फ्यूडलिज्म था। पीपल वर लैंड लॉर्ड्स टू कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, टू कंट्रोल इकोनॉमी, दे हैड द होल अथॉरिटी, द किंग ओनली अलॉटेड द स्टेट्स। तो तरीक़ाकार ये होता था, यानी मुग़ल दौर तक भी यही रहा, इवन अंग्रेज़ों के दौर तक भी फ्यूडलिज्म में यही रहा कि ज़मीनें दे दी जाती थी लोगों से कहा, और उसके एवज़ जो था उन्होंने गवर्नमेंट को कुछ पैसे देने होते थे, और लैंडलॉर्ड्स ने, क्योंकि ज़मीन से सब कुछ निकलता था, गंदम भी, कपास भी, चावल भी, सब्जियां भी, फ्रूट भी, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ज़ाहिर है वो कंट्रोल करते थे, तो पैसा वहाँ से आता था। और जो शिवलरी होती थी, जो आर्मी से रिलेटेड चीज़ें होती थी, तो वो क्योंकि उनके पास ताकत होती थी, और चर्च जो था वो मजहबी तौर पे चीज़ों का ज़िम्मेदार था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थे, मिडीवल इंग्लैंड के भी और ओल्ड इंग्लिश के भी। तो ये लेक्चर 2 में हम चीज़ें बाकी डिस्कस कर चुके हैं, मिडल इंग्लिश पीरियड। इसके साथ ही हम एंग्लो सैक्सन पीरियड का एंड करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू।